हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा प्रीव्यू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डारिम जॉब पाने के लिए झूठ बोलती है कि वो शादीशुदा है और उसका एक 6 साल का बेटा है। और ह्यूग जब ये सुनता है तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता और वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर डारिम चली जाती है। अब आगे डारिम एलिवेटर के पास तक पहुंचती है कि तभी जी ह्यूग उसे पकड़ लेता है और टेरेस पर ले जाता है। वो कहती है, मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं जेजू आइलैंड आई थी, पर वहाँ मैं तुम्हारे क्लोज आने लगी और जब मुझे रिग्रेट हुआ तो मैं वहाँ से भाग आई। जी ह्यूग ये सब सुनता है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक भी बात पर बिलीव नहीं करता। दूसरी तरफ हयांग एक पब्लिक एग्जीबिशन प्रिपेयर कर रही होती है ताकि अपने फादर को इम्प्रेस कर सके, लेकिन उसके फादर को सिर्फ उसकी शादी और फैमिली बिजनेस की ही चिंता होती है। वो उसकी मेहनत को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं, चैरिटी इवेंट्स पर टाइम वेस्ट मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वापस ऑफिस में हम डारिम को देखते हैं जो कि टीममेट्स के साथ फर्स्ट डे मेमोरी के लिए फोटोज ले रही होती है। तब जी ह्यूग वहाँ आ जाता है। जब सब उसे फोटो के लिए ज्वाइन करने को बोलते हैं तो वो उन्हें वार्निंग देता है और कहता है, मैंने तुम सबके रिज्यूम्स देखे हैं और मुझे पता है कि तुम सबका सिलेक्शन कैसे हुआ है, इसीलिए तुम जो चाहो करो, बस मेरे रास्ते में मत आना। दूसरी ओर हयांग को पता चलता है कि किमायन ने उसे मिलने से मना कर दिया है और उसको ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए वो खुद उसे मिलने चली जाती है। वो देखती है कि किमायन एक बच्चे की फोटोग्राफी कर रहा होता है। इतने प्यार और प्लेफुलनेस के साथ काम कर रहा था कि हयांग तुरंत इम्प्रेस हो जाती है। वो किमायन के पास जाती है और उसे वही फोटो दोबारा दिखाती है और कहती है, मुझे लगा था कि इस फोटो में जो लड़की है वो शायद आपकी गर्लफ्रेंड हो। वो चाहती थी कि किमायन और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी एग्जीबिशन अटेंड करे और उसकी कंपनी के साथ काम करे, लेकिन जैसे ही किमायन फोटो देखता है तो वो फिर से उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। हयांग अपना कार्ड देखकर वहाँ से चली जाती है। उसी शाम जब डारिम ऑफिस से निकल रही होती है तो जी ह्यूग उसे पैर से रोक देता है और कहता है, मुझे अभी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए और कंपनी में सबको तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए कल सुबह तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मेरी डेस्क पर होना चाहिए। डारिम उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे जॉब से ना निकाले, लेकिन जी ह्यूग बिल्कुल मना कर देता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें आइडिया भी है मैं जेजू आइलैंड में तुम्हारे गायब होने के बाद कितना ज्यादा परेशान हो गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और तुम बिना कुछ बोले मुझे इस तरीके से छोड़कर चली गई। ये सुनकर डारिम घर चली जाती है और रेजिग्नेशन लेटर साइन करने लगती है, लेकिन फिर उसे उसकी मॉम की बात याद आती है कि कभी गिव अप मत करना। तब डारिम एक डिसीजन लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जी ह्यूग को कन्विंस करूंगी और मैं ये जॉब किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली। अगली सुबह वो सीधा जी ह्यूग के पास जाती है और उसका पहला प्लान बहुत ही सिंपल सा होता है कि वो जी ह्यूग को थोड़ा सा इम्प्रेस करेगी ताकि वो उस किस के लिए उसे ब्लेम करना छोड़ दे। शायद वो समझे कि वो दोनों ने वो किस बस गलती से कर दी थी, लेकिन उसका ये प्लान बुरी तरीके से फेल हो जाता है। फिर वो अपना सेकंड प्लान यूज करती है कि इस बार वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाएगी और कहेगी, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी और अगर इसे बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं वो करूंगी। ये सुनकर जी ह्यूग एक पल के लिए चुप हो जाता है। वो समझ जाता है कि डारिम उसके साथ एक गेम खेल रही है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कंपनी में उसके लिए रहना और भी वो मुश्किल बना देगा। अब अगली मीटिंग में डिपार्टमेंट डिस्कस करता है कि मिल्क बॉटल्स पर एक टेस्ट रन करना चाहिए। ये टेस्ट है कि क्या बॉइलिंग वाटर में कई दिन तक रखने से बॉटल श्रिंक होती है या नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी लैब अवेलेबल नहीं था और कोई दूसरी टीम भी फ्री नहीं होती। तब जी ह्यूग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, मैं ये टेस्ट हैंडल कर लूंगा, क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि इस टेस्ट के लिए उसे किसे भेजना है और वो कोई और नहीं बल्कि डारिम होता है। टेस्ट के रूल्स बहुत ज्यादा दयनीय होते हैं। डारिम को 5 दिन तक ओपन फील्ड में एक टेंट के अंदर रहना होता है बिना प्रॉपर नींद के। रूल सुनते ही डारिम तुरंत मना कर देती है और कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं 5 दिन बिना सोए कैसे सरवाइव कर पाऊंगी। लेकिन जी ह्यूग उसे अपना वर्ड्स याद दिलाता है और कहता है, तुमने खुद ही कहा था कि जॉब बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगी। अब प्रूफ करने का टाइम आ गया है। कोई चॉइस ना होने पर डारिम हाँ बोल देती है। वो गुस्से में कहती है, तुम बस एक छोटे से किस के लिए मुझे इतना टॉर्चर कर रही हो। वो किस जो कि बस एक पिंग पोंग टैप जैसा था, कोई बड़ी बात तो थी नहीं।
जी ह्यूक उसके करीब आता है और सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है, अगर वो किस तुम्हारे लिए इतना ही छोटा था तो चलो फिर से दोबारा किस कर लेते हैं। ये सुन डारिम तुरंत पीछे हट जाती है और मना कर देती है। वो कहती है, मैं बस अपना काम ठीक से करूंगी। जी ह्यूक गुस्से में पलटकर चला जाता है। उसके लिए वो किस कोई सिली पिंग पोंग टैप जैसी नहीं थी, बल्कि वो थी एक बहुत ही स्पेशल डायनामाइट किस। लेकिन डारिम के लिए तो वो बस कोई फालतू सी किस थी। मीनवाइल डारिम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है और टेस्ट के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करने लगती है। वो टेस्ट को सीरियसली लेती है और नॉनस्टॉप काम करती है। वहीं जीही का मैनेजर भी दूर से टेस्ट को मॉनिटर कर रहा था। हर मूवमेंट पर उसकी नजर बनी हुई थी। इसी बीच जी ह्यूक अपने आप से सोचता है कि अगर वो रात को चेक करने जाए तो डारिम जरूर सो रही होगी और फिर रूल्स तोड़ने के नाम पर वो उसे फायर कर देगा। लेकिन जब वो रात को कैंप साइट पहुंचता है तो टेंट में आग लगी हुई होती है। ये देखकर वो डारिम के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। घबराकर जी ह्यूक आगे बढ़ता है और अपनी जैकेट से आग बुझाने की कोशिश करने लगता है। वो टेंट के अंदर घुसकर उसे बचाने ही वाला होता है कि तभी डारिम पीछे से आकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा देती है। डारिम को सही सलामत देखकर जी ह्यूक तुरंत उसे गले लगा लेता है। लेकिन अगले ही पल उसे एक बात समझ आती है कि जब आग लगी थी तब डारिम टेंट के अंदर नहीं थी। इस बात पर वो उसे केयरलेस होने का दोष देता है और कहता है, तुमने सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन डारिम मना कर देती है। वो याद दिलाती है कि मैंने पूरे 5 दिन कड़ी मेहनत की है, बिना सोए मैंने टेस्ट कंप्लीट किया है, मैं क्विट नहीं करूंगी। ये सुन जी ह्यूक कुछ भी नहीं बोलता और पलटकर जाने लगता है। तब डारिम उसका फोन जमीन पर गिरा हुआ देखती है और उसे उठाकर दे देती है। उसी मोमेंट उसकी नजर फोन के केस के अंदर रखे उस छोटे से क्लोवर चार्म पर पड़ती है। जी ह्यूक बहुत गुस्से में था और वो बिना कुछ बोले उस क्लोवर को निकालकर फेंक देता है। अब अगली सुबह जी ह्यूक ऑफिस नहीं आता। वो पूरा दिन अपनी मॉम के साथ बिताता है ताकि वो खुद को शांत कर सके। ऑफिस में डारिम को अपनी टीममेट से पता चलता है कि जी ह्यूक चेयरमैन का बेटा है और उसने कंपनी ज्वाइन इसीलिए की है क्योंकि आगे जाकर वही बिजनेस संभालने वाला है। साथ ही ये भी पता चलता है कि कैंप साइट की आग जीही के मैनेजर ने लगाई थी, क्योंकि जीही नहीं चाहती थी कि जी ह्यूक की टीम टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट करे। बाद में डारिम किमायन के साथ ग्रोसरी शॉपिंग में होती है और उसे बताती है कि उसका बॉस कैसे उसे टॉर्चर कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद रिजाइन कर दे। जिस पर किमायन उसे कहता है, शिकायत मत करो और ज्यादा मेहनत करो। अगर कंपनी को तुम्हारी वजह से प्रॉफिट दिखेगा तो वो तुम्हें कभी भी फायर नहीं करेगी। बातें करते हुए डारिम की एक कलीग उसे देख लेती है। पकड़े जाने से बचने के लिए डारिम तुरंत झूठ बोल देती है कि ये मेरा हस्बैंड है। कलीग जाने के बाद डारिम बाहर किमायन से भीख मांगती है और कहती है, प्लीज सिर्फ 6 महीने के लिए मेरे फेक हस्बैंड बन जाओ, जब तक कि मैं परमानेंट एम्प्लॉय ना बन जाऊं। उसके बाद मैं सबको बता दूंगी कि हम डिवोर्स ले चुके हैं। किमायन उसका फेक हस्बैंड बनने के लिए मान जाता है। अब अगली सुबह जब डारिम ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि उसके टीममेट्स काफी ज्यादा उदास बैठे हैं। वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि पूरी कंपनी में अफवाह फैली हुई है कि उनकी टीम को बस शो ऑफ के लिए हायर किया गया है, सिर्फ जी ह्यूक की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के लिए, और 6 महीने बाद सबको फायर कर दिया जाएगा। ये सुनकर डारिम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे किमायन की बात याद आती है, इसीलिए वो अपनी टीममेट्स को भी वही बात समझाती है। हमें हार्डवर्क करना होगा, खुद को प्रूव करना होगा और इतना वैल्यूएबल बनना होगा कि कंपनी हमें परमानेंट कर दे। उसका कॉन्फिडेंस सबको मोटिवेट कर देता है और पूरी टीम अपने काम में जुट जाती है। मिन भी मदद करने के लिए ज्वाइन करता है और दिन के एंड तक वो लोग एक कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। वहीं जी ह्यूक पूरे दिन इंटेंस कार्डियो वर्कआउट करके अपना गुस्सा निकाल रहा था, क्योंकि वो ऑफिस नहीं आता। इसीलिए डारिम को रिपोर्ट्स डिलीवर करने के लिए उसके घर जाना पड़ता है। जब डारिम वहां पहुंचती है तो जी ह्यूक स्विमिंग कर रहा होता है। डारिम उसे रिपोर्ट पकड़ाती है, लेकिन वो तुरंत उसे ताना मारता है और कहता है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाने में काफी टैलेंटेड हो, शायद इसी तरह तुम मेरे घर तक भी पहुंच गई। ये बात डारिम को बहुत ज्यादा चुभ जाती है और वो कहती है, मैं तुम्हारी तरह अमीर घर में पैदा नहीं हुई, मेरे पास बिना जॉब के आराम से जीने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मेहनत करती हूँ। फिर वो घुटनों पर बैठकर माफी भी मांगने लगती है, लेकिन जी ह्यूक अभी भी बहुत गुस्से में था। वो पूरी रिपोर्ट स्विमिंग पूल में फेंक देता है और कहता है, अगर तुम्हें अपनी टीम की इतनी परवाह है तो जाकर इसे बचा लो।
डारिम बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है। उसे तैरना नहीं आता, फिर भी वो हर कागज को बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तैरने न आने की वजह से वो डूबने लगी थी। आखिरी पल में जी ह्यूक पानी में डाइव करता है और उसे बचा लेता है। गुस्से में वो पूछता है, तुम सिर्फ कुछ पेपर्स के लिए अपनी जान रिस्क पर क्यों डाल रही थी? थरथराती हुई डारिम जवाब देती है, वो पेपर्स और मेरी जॉब ही मेरी पूरी जिंदगी है। मैं चाहती थी कि आप, मेरे टीम लीडर, हमारी रिपोर्ट एक बार देख ले। ये कहकर वो पलटकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर जाते वक्त जी ह्यूक अपनी कार लेकर डारिम के पास पहुंच जाता है और उसे राइड ऑफर करता है। डारिम मना कर देती है और कहती है, मैं बस ले लूंगी, लेकिन जी ह्यूक अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल देता है और जबरदस्ती उसे बोलता है कि बैठ जाओ कार में, तुम पूरी भीगी हुई हो, बीमार पड़ जाओगी। कार में वो उसे प्रेजेंटेशन दोबारा सुनाने को कहता है। सुनकर उसे एहसास होता है कि रिपोर्ट सच में काफी अच्छी थी। जब वो उसके घर के पास पहुंचते हैं तो जी ह्यूक अपनी खुद की प्रेजेंटेशन भी उसे एज अ रेफरेंस दे देता है और कहता है कि तुम इस प्रेजेंटेशन की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा बढ़िया कर सकती हो। ये देख डारिम खुश हो जाती है। डारिम घर जाने ही वाली होती है कि तभी लोन शख्स वाले वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं उससे, क्या तुम गो डारिम को जानती हो? ये सुन डारिम तुरंत झूठ बोल देती है और कहती है, गो डारिम तो लंबी वेकेशन पर गई हुई है, मैं तो उसकी किराएदार हूँ। पर उसी वक्त जी ह्यूक वहाँ आ जाता है और आवाज लगाता है, डारिम तुम अपना फोन कार में ही भूल गई। ये सुनते ही लोन शार्क्स वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। डारिम जी ह्यूक का हाथ पकड़कर भाग रही होती है। किमायन भी उन्हें उस वक्त भागते हुए देख लेता है और मदद के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगता है। डारिम और जी ह्यूक एक स्टोरेज कबर्ड के अंदर छुप जाते हैं। जी ह्यूक डारिम को अपनी बाहों में खींच लेता है ताकि लोन शार्क्स वाले उन्हें देख न पाए। जब डेंजर निकल जाता है तो किमायन कबर्ड खोलता है और जी ह्यूक को देखकर तुरंत पूछता है, ये कौन है? जी ह्यूक पोलाइटली रिप्लाई करता है कि मैं डारिम का बॉस। तब किमायन को अचानक से याद आता है कि उसे तो डारिम के हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये सुनकर जी ह्यूक के सीने में अजीब सा दर्द उठ जाता है। वो किमायन से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी भी मांगता है। अब ये मानकर कि डारिम शादीशुदा है वो साइड हो जाता है। जब किमायन डारिम को पीठ पर उठाकर ले जाता है क्योंकि उसके पैर में चोट लग चुकी थी। ये देखकर जी ह्यूक को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो चुपचाप बस सब देख रहा था। घर पहुंचकर वो सोचता है कि अगर वो सच में शादीशुदा है और उसका हस्बैंड उससे इतना प्यार करता है तो जेजू आइलैंड पर वो उसे ढूंढते हुए क्यों नहीं आया। वहीं मिन ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है कि कोई जेलस फील कर रहा है। दूसरी ओर हम डारिम को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और हेल्पलेस होती है और वो सोच रही थी कि 30 मिलियन का इंतजाम कैसे करेगी। किमायन पुलिस को रिपोर्ट करने की सलाह देता है, लेकिन डारिम तुरंत मना कर देती है। अगली सुबह मिन जी ह्यूक को ऑफिस आने के लिए कॉल करता है। जी ह्यूक पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे डारिम की रिपोर्ट भी रिव्यू करनी है, इसीलिए वो ऑफिस चला जाता है। जब डारिम उस रिपोर्ट को देखती है तो वो नॉर्मल सिंगल वुमेन की तरह बिहेव कर रही थी। मॉम जैसा तो उसकी हरकतें थी ही नहीं। जी ह्यूक तुरंत उसे डांट देता है और उसे याद दिलाता है, तुम जुन की माँ हो और तुम्हें वैसे ही बिहेव करना चाहिए। वो ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है, इसका मतलब है कि मुझे अभी भी तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। मीनवाइल किमायन को चिंता होती है कि डारिम पैसों का इंतजाम कैसे करेगी, इसीलिए वो हयांग की कंपनी ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। बाद में जब जी ह्यूक मीटिंग में अपनी टीम का रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तो सब लोग यूनिक आइडियाज और कॉन्सेप्ट देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। जी ह्यूक खुद भी बहुत प्राउड फील करता है क्योंकि वो जानता है कि ये सक्सेस पूरी तरह से डारिम की वजह से थी। टास्क फोर्स टीम अब एक दूसरे को थैंक यू करती है इतनी मेहनत के लिए। थोड़ा सा जी ह्यूक के बारे में कंप्लेन भी करती है और वो कहते हैं, उसने तो कुछ हेल्प ही नहीं की, प्रेजेंटेशन वाले दिन आ गया। ये सुन डारिम बीच में बोलकर उसका डिफेंस करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि जी ह्यूक अपनी खुद की रेफरेंस रिपोर्ट दी थी, जिस वजह से ही वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाई। डारिम के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर जी ह्यूक को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। फिर वो टीम से कहता है, इस बार तो मैंने हेल्प कर दी, लेकिन खड़ूस बनते हुए वो फिर से कहता है, इस बार तो मैंने हेल्प कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, इसीलिए दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। एक बार सीन फिर से हयांग पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी एग्जीबिशन के लिए हॉल डेकोरेट कर रही होती है। तब वो स्टूल पे से स्लिप हो जाती है, लेकिन एन मौके पर किमायन आकर उसे पकड़ लेता है। हयांग उसे फोटोग्राफिक डिटेल्स पूछती है और इतना ऑब्वियस तरीके से उसे देखने लगती है कि आखिरकार किमायन पूछ ही लेता है, पता क्या देख रही हो? हयांग शर्मा जाती है और बोल देती है, मैं नजर ही नहीं हटा पा रही हूँ तुम पर से, तुम इतने हैंडसम जो हो। तभी हयांग की मदर जो कि कंपनी की डायरेक्टर होती है वो वहाँ आ जाती है
और उसे खींचकर बाहर ले जाती है। वो उसे धमकी देती है कि तुमने किसी फेमस आर्टिस्ट के बजाय ये थर्ड ग्रेड फोटोग्राफर को क्यों हायर किया है, मैं तुम्हारी पूरी एग्जीबिशन कैंसिल करवा दूंगी। किमायन ये सब कुछ सुन लेता है और गिल्टी फील करके वो हयांग से कहता है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है और अब तुम्हारी एग्जीबिशन भी कैंसिल हो रही है। इतना बोलकर वो चला जाता है। मीनवाइल मिस्टर गोंग को पता चलता है कि जी ह्योक की टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और वो इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जी ही को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपने फादर से कंप्लेन करती है और कहती है जी ह्योक कोई काम ही नहीं करता, वो ऑफिस भी रेगुलरली नहीं आता। उसकी कंप्लेन की वजह से मिस्टर गोंग जी ह्योक को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं, अगर तुम प्रॉपर्ली काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को डिवोर्स लेने की परमिशन नहीं दूंगा। ये सुन जी ह्योक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। वो हॉस्पिटल में होती हैं। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जी ह्योक भागकर उनसे मिलने पहुंचता है। यहाँ हमें फाइनली पता चलता है कि वो अपनी मॉम को इतना प्रोटेक्ट क्यों करता है। जब जी ह्योक बच्चा था तो उसके फादर अचानक से एक दिन एक छोटी सी लड़की जो कि जी ही थी उसे घर ले आए और कहा कि ये उसकी स्टेप डॉटर है। उसके फादर ने उसकी मॉम को चीट किया था। इस इंसिडेंट के बाद से उसकी मॉम की मेंटल और इमोशनल कंडीशन बिल्कुल टूट गई थी। उन्होंने कई बार खुद को एंड तक करने की कोशिश की। तब से जी ह्योक अपनी मॉम का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा और जी ह्योक से नफरत करने लगी, क्योंकि वो उसकी स्टेप सिस्टर थी और वो चाहती थी कि एक दिन कंपनी उसके नाम हो जाए। जी ह्योक भी उसी हॉस्पिटल में होता है जहाँ उसकी मॉम एडमिट थी। कोइंसिडेंटली डारिम की मॉम भी उसी हॉस्पिटल में होती है। जब जी ह्योक बाहर निकल रहा होता है तो डारिम उसे देख लेती है और तुरंत उसे अपनी मॉम से मिलवाने ले जाती है। डारिम की मॉम प्यार से मुस्कुराती है और कहती है, डारिम बहुत मेहनती है, वो एक अच्छी लड़की है, प्लीज उस पर ज्यादा सख्ती मत करना, हाँ, और जब हो सके उसकी मदद जरूर करना। ये सुनकर जी ह्योक के दिल में डारिम के लिए एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ जाती है। दोनों साथ बैठकर बात करते हैं और डारिम फाइनली पूरा सच बताती है। वो कहती है, जो लोग मेरे पीछे पड़े थे वो लोन शार्क्स वाले थे। मेरी सिस्टर ने उनसे लोन लिया था और पैसे वापस लेने के लिए वो आए थे। स्ट्रेस की वजह से मेरी मॉम को शॉक लगा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो बताती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, हर छोटी से छोटी कोशिश वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम को बचाने के लिए है। ये सब सुनकर जी ह्योक को खुद की मॉम की याद आ जाती है और उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो डारिम से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगा और तुम्हारी टीम की भी हेल्प करूंगा। थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होते हुए डारिम तुरंत पूछ लेती है, क्या आप कभी उस किस का दोबारा जिक्र करोगे? जी ह्योक सिर हिला देता है और कहता है, मैं अब उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो किस मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ये सुन डारिम को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने इमोशन छुपा लेती है क्योंकि उसके लिए अभी जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मीनवाइल हयांग किमायन से माफी मांगने जाती है, लेकिन वो काफी बिजी होता है। उसे जून को स्कूल से पिक करने जाना था और साथ ही उसे कुछ कस्टमर्स भी आ जाते हैं। वो स्ट्रेस में आ जाता है कि वो कस्टमर को भी मना नहीं कर सकता और वो ना ही स्कूल जा पा रहा था। ये सब हयांग सुन लेती है तो वो आगे बढ़कर कहती है, मैं जुन को पिक कर लेती हूँ। वहीं स्कूल के बाहर जुन अकेला बैठा होता है। वो बहुत उदास था, बाकी बच्चों की मॉम्स के साथ जाते हुए देख रहा था। तब हयांग वहाँ पहुँचती है और कहती है, मैं तुम्हारे डैड की फ्रेंड हूँ। तुरंत सारे बच्चे जून को एडमायर करने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारे डैड की फ्रेंड कितनी प्रिटी है, और जून को लकी कहकर बुलाने लगते हैं। ये सुनकर जून थोड़ा खुश हो जाता है। वापस जाते हुए हयांग जून से पूछती है, तुम अपनी मॉम पर गए हो या डैड पर? तुम बहुत ज्यादा क्यूट दिखते हो। जून जवाब देता है कि शायद डैड पर, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को कभी देखा ही नहीं। ये सुनकर हयांग को रियलाइज होता है कि किमायन एक सिंगल फादर है। अगली सुबह जीही को अपने मैनेजर से पता चलता है कि जी ह्योक की टीम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये बात उसे इरिटेट करने लगती है, इसीलिए वो अपने मैनेजर से कहती है कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। उसके पास एक सॉलिड प्लान भी होता है। इसके बाद मैनेजर सीधा जी ह्योक की टीम के पास जाता है और उन्हें एक इमरजेंसी लाइव स्ट्रीम असाइन कर देता है, जिसमें उन्हें प्रोडक्ट्स लाइव मार्केट करने होते हैं। जी ह्योक तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसकी टीम में किसी को भी कैमरे का एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन सारी मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं और वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है और आपस में टास्क डिवाइड करना शुरू कर देती है। डारिम और जी ह्योक को प्रॉप्स खरीदने का काम मिलता है। वो एक किड स्टोर जाते हैं, वहाँ बेबी शूज देख रहे होते हैं। तब स्टोर वर्कर कमेंट करती है, डारिम के हस्बैंड का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। जी ह्योक अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, लेकिन तुरंत बोल पड़ता है, हम सिर्फ कलीग्स हैं। बाहर डारिम हेवी बैग्स उठाए हुए होती है तो जी ह्योक उसका कुछ बैग्स ले लेता है। तब डारिम की नजर एक बेबी प्रोडक्ट पर पड़ती है जो कि हर जगह सोल्ड आउट था। उसे जीतने के लिए वो जी ह्योक से
पूछती है कि क्या हम मैरिड कपल बनने का नाटक कर सकते हैं और इस इवेंट को ज्वाइन कर ले। डारिम का मासूम फेस देखकर जी ह्यूक मान जाता है। गेम शुरू होता है और पहला गेम था न्यूज़पेपर पर बैलेंस करना। जी ह्यूक डारिम को अपने कंधों पर उठा लेता है और वो फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं। फाइनल राउंड में उन्हें सिर्फ मुंह से पेपर पास करना होता है, लेकिन जैसे ही डारिम पेपर देने के लिए पास आती है, पेपर उड़ जाता है और दोनों फिर से किस कर बैठते हैं। गेम तो वो हार चुके थे, लेकिन किस के बाद जी ह्यूक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और ये भी उससे एक डायनामाइट किस की तरह लगती है। एम्बैरस होकर जी ह्यूक वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है, लेकिन एक्चुअली वो विनर कपल के पास जाता है और अपनी ब्लैक कार्ड उन्हें दिखाकर हेवी अमाउंट पे करने के बाद वो उस बेबी प्रोडक्ट को खरीद लेता है उनसे। जी ह्यूक वापस आकर वो प्रोडक्ट डारिम को देता है और कहता है उस कपल को इसकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हमें ये दे दिया। ये देखकर डारिम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में पूरी टीम लाइव स्ट्रीम के लिए तैयारी करती है, लेकिन दो एक्सपीरियंस्ड मॉम नहीं आ पाती। एक का बेटा बहुत ज्यादा बीमार होता है तो जी ह्यूक उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। दूसरी मॉम ने खुद की आंखें इंजर कर ली होती है। अब सिर्फ दो लोग बचते हैं, डारिम और गो। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है और गो अपनी कहानी शेयर करती है कि कैसे हाई स्कूल के तुरंत बाद ही वो माँ बन गई, कैसे उसके हस्बैंड पार्सल डिलीवरी का काम करते थे सिर्फ घर चलाने के लिए और कैसे एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। वो बताती है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जब तक बेबी प्रोडक्ट कंपनी ने उसकी मदद नहीं की, उसे फ्री डायपर्स देकर सपोर्ट किया। ये सब बोलते बोलते वो इमोशनल हो जाती है और लाइव स्ट्रीम के बीच में ही उठकर चली जाती है। सारा बर्डन अब डारिम पर आ चुका था। डारिम के पास और कोई चॉइस नहीं होती और उसे अकेले ही डायपर का डेमो देना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उसने कभी बेबी को डायपर पहनाया ही नहीं होता तो वो गलती कर बैठती है। लाइव स्ट्रीम के बाद मैनेजर उसे बुरी तरीके से डांटता है। तब जी ह्यूक तुरंत आगे आता है और उसका डिफेंस करने लगता है। वो कहता है कि कैमरा देखकर वो नर्वस हो गई थी, ये उसका फर्स्ट लाइव स्ट्रीम था, मिस्टेक हो जाती है इंसान से। डारिम उसे थैंक्स कहती है और घर के लिए निकल जाती है, लेकिन बाहरी लोन शार्क्स उसे पकड़ लेते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं। जी ह्यूक उन्हें डारिम को घसीट कर ले जाते हुए देख लेता है और अपनी कार से उनका पीछा करता है, लेकिन आधे रास्ते में उनकी कार अचानक से गायब हो जाती है। वो डारिम को अपने साथ सीक्रेट बेस पर ले जा चुके थे। अंदर जाकर वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी किडनी और लिवर बेच देंगे। डारिम बुरी तरीके से डर चुकी थी। तभी जी ह्यूक वहाँ एंट्री लेता है और हाथ में अपनी ब्लैक कार्ड पकड़कर कहता है, मैं डारिम को 30 मिलियन वोन में खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी किडनी या लिवर चूज करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दूंगा। और फिर जैसे ही वो पेमेंट कंप्लीट करता है तो वो लोग डारिम को फ्री कर देते हैं। जी ह्यूक तुरंत उसकी कलाइयों पर लगे चोट के निशान को देख लेता है। ये देखकर उसका चेहरा बदल जाता है और वो इन लोन शार्क्स वालों को कहता है, अगर तुम दोबारा डारिम के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हारे ऑर्गन्स खरीदने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। फिर जी ह्यूक डारिम को गोद में उठा लेता है और उसे सेफली उस जगह से बाहर ले जाता है। मीनवाइल किमायन जुन के साथ होता है। जुन पूछता है, क्या हयांग फिर से आएगी? वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि वो पापा की गर्लफ्रेंड बने। लेकिन किमायन इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उस रात जी ह्यूक डारिम को उसके घर छोड़कर आता है। डारिम इमोशनल और बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होती है। वो तो चुपचाप अपना हैंकरचीफ उसे दे देता है और कहता है, पैसे वापस करने की टेंशन मत लो, और फर्स्ट एड के सामान भी देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जब किमायन डारिम को बैंडेज्ड हाथों के साथ घर आते हुए देखता है तो वो तुरंत उसके लिए डिनर ले आता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या। डारिम उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे लोन शार्क्स वालों ने उसे किडनैप किया था और कैसे जी ह्यूक ने पूरे लोन पे करके उसे बचा लिया। ये सुनकर किमायन को बुरा लगता है क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ जी ह्यूक खुद सब कुछ रिग्रेट कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर ली और थोड़ा ड्रामेटिक हो गया था। अब उसे खुद से ही एम्बैरेसमेंट हो रही थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो डिसाइड करता है कि वो डारिम को सच बता देगा कि वो सिर्फ उसके टीम मेंबर की मदद कर रहा था और टीम लीडर होने के नाते उसने उसकी हेल्प की, बस इतना ही। ऑफिस में सारी टीम मेंबर्स घबराकर वेट कर रही होती है और उन्हें बहुत डर लग रहा होता है कि मिस्टर गोंग लाइव स्ट्रीम की गलतियों की वजह से उन्हें फायर कर देंगे। तब मिन जी ह्यूक के साथ एंट्री लेता है और बिल्कुल उल्टा न्यूज देता है। जी ह्यूक ने सबकी जॉब बचा ली थी। लाइव स्ट्रीम के बाद सेल्स स्काई रॉकेट हो गई थी। कंपनी ऑनलाइन सबसे ज्यादा सर्च होने वाली कंपनी में आ गई थी
और मिस्टर गोंग ने जी ह्योक के प्रोजेक्ट को तुरंत अप्रूव कर दिया। सारी मॉम शॉक हो जाती है और सोचती है कि जी ह्योक ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। मिन बताता है कि जी ह्योक ने ये सब कुछ सुबह सुबह ही हैंडल कर लिया था। तभी डारिम एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर जी ह्योक के पास आती है। ये रीपेमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैसे वापस करने के लिए। जी ह्योक उसे देखकर पूछता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आया? जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो उसे आना चाहिए था ना। ये सुनते ही डारिम तुरंत अपने हस्बैंड की तारीफ करने लगती है कि वो कितना केयरिंग और अटेंटिव है, लेकिन उसका हर एक शब्द जी ह्योक को बस जला रहा था। लोन शार्क से लड़ने वाला वो था, पूरा लोन पे उसने किया था, और फिर भी डारिम किसी और आदमी की तारीफ कर रही थी जो वहाँ था भी नहीं। गुस्से में जी ह्योक कहता है, जब तक तुम एक एक पैसा वापस नहीं करती तुम मेरी हो, और जो मैं कहूँ तुम्हें सब कुछ फॉलो करना होगा। और हाँ, सब कुछ का मतलब लिटरली सब कुछ। उस दिन जी ह्योक उसे सिर्फ सैलेड खाने का ऑर्डर देता है। लंच में वो और कुछ भी नहीं खा सकती थी। वो उसे प्रॉपर शूज के बजाय स्लीपर्स पहनने को बोलता है और लिफ्ट लेने से मना करता है और बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्टेयर्स यूज करोगी। वो ये सब कुछ जानबूझकर बस डारिम को तंग करने के लिए कह रहा था। उधर किमायन अपने स्टूडियो में बार बार डारिम और जी ह्योक के बारे में सोच रहा था। वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है कि अपनी शर्ट पर पानी गिरा लेता है। इसके बाद वो चेंज करने जाता है। तभी हयांग अंदर आ जाती है और उससे शर्टलेस देखती है। वो अपनी आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। फिर खुद को कंट्रोल करके वो जून के लिए एक गिफ्ट दे देती है। वो किमायन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है और किमायन बताता है कि जून के पैदा होने के तुरंत बाद ही उन दोनों का सेपरेशन हो गया था। जब हयांग को पता चलता है कि किमायन किसी को डेट नहीं कर रहा तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ लंच पर जाती है। बाद में जी ह्योक और उसकी टीम एक फैमिली पार्क को प्रमोट करने जाती है। वहाँ सारी मॉम्स डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करती है, लेकिन डारिम के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसीलिए वो अपनी मदर की डिलीवरी स्टोरी सुना देती है और बोलती है कि उसका बेटा सी सेक्शन से पैदा हुआ था। मॉम्स और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है क्योंकि गो डारिम बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती जैसी किसी ने बच्चे को पाला हो। लाइव स्ट्रीम में भी उसके डायपर तक पहनाना नहीं आया था, लेकिन अपने डाउट उस पर निकालने के बजाय वो उसके हस्बैंड की तारीफ करने लगती हैं और कहती है जरूर इसका हस्बैंड ही बेबी को संभाल कर रखता होगा, वो बहुत अच्छा आदमी होगा। ये सब सुनकर जी ह्योक फिर से जेलस फील करता है और वहाँ से चला जाता है। उधर डारिम भी थोड़ा साइड में जाकर ब्रेक लेती है और सोचती है कि ये झूठ तो अब संभालना मुश्किल होता जा रहा है। तभी वो एक औरत को देखती है जो कि अपने बेबी को डायपर पहनाने में स्ट्रगल कर रही थी। डारिम मदद के लिए आगे बढ़ती है और देखती है कि वो औरत फॉरेन ब्रांड का डायपर यूज कर रही है। डारिम उसे अपनी कंपनी के डायपर के बारे में बताती है, लेकिन वो औरत जवाब देती है कि इस ब्रांड का आधा प्रॉफिट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए डोनेट होता है। ये बात डारिम को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो सोचती है कि सिर्फ बेबी ही नहीं, जिस एनवायरनमेंट में बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी तो क्लीन होना चाहिए। बाद में वो एक ग्रैंडफादर ट्री के पास जाती है और वहाँ बोर्ड पर जी ह्योक का नाम लिखा हुआ होता है। तभी जी ह्योक भी वहाँ आ जाता है। डारिम बोर्ड की तरफ इशारा करती है और जी ह्योक को याद आता है कि बचपन में उसकी मॉम के साथ वो यहाँ एक छोटा सा प्लांट लगाया था। आज वही प्लांट इतना बड़ा हो चुका है। डारिम सजेस्ट करती है कि वो ट्री के साथ फोटो ले ताकि वो अपनी मॉम को दिखा सके। वो अलग अलग पोजेस करवाती है। फोटो लेते वक्त एक छोटा सा कीड़ा जी ह्योक की नेक पर बैठ जाता है। उस कीड़े को देख जी ह्योक बुरी तरीके से घबरा जाता है और डारिम प्यार से उस कीड़े को हटा देती है। इसके बाद वो उसे टीज करने लगती है कि कल तो तुम लोन शार्क्स के सामने बड़े हीरो बन रहे थे और आज एक छोटे से कीड़े से इतना डर गए। थोड़ी देर बाद वो पार्क के केयर टेकर से भी मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पूरा पार्क जी ह्योक की मॉम ने 20 साल पहले बनवाया था, जब वो कंपनी की डायरेक्टर हुआ करती थी। लेकिन अब पार्क को क्लोजर नोटिस मिल गया है क्योंकि उसे एनफ पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी। डारिम को तुरंत एक आइडिया आता है और वो सोचती है एक ट्री प्लांटिंग कैंपेन का। इससे फैमिलीज अट्रैक्ट होंगी, एनवायरनमेंट को फायदा होगा और कंपनी का प्रमोशन भी हो जाएगा। ये आइडिया सुनकर जी ह्योक को फिर से अपनी मॉम की याद आ जाती है क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सोचा करती थी। बाद में जब जी ह्योक ये फोटोज अपनी मॉम को दिखाता है तो वो दिल से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मदर्स के साथ काम करते करते जी ह्योक अपनी मॉम के सैक्रिफाइसेस और अच्छे से समझने लगा था और वो उनका दिल से शुक्रिया करता है हर चीज के लिए जो भी उन्होंने उसके लिए किया। उसी रात डारिम भी अपनी मॉम का शुक्रिया अदा करती है और उसकी मॉम प्यार से कहती है,
तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। जब डारिम घर आती है तो किमायन उसके लिए नूडल्स बनाता है। खाते वक्त डारिम हंस हंसकर उसे वो सारे फनी इंसिडेंट्स बताती है, कैसे जी ह्योक एक छोटे से कीड़े से डर गया। डारिम जिस तरीके से जी ह्योक के बारे में बता रही थी, उसे सुनकर किमायन को समझ आ जाता है कि शायद डारिम धीरे धीरे जी ह्योक को पसंद करने लगी है। अगले दिन मीटिंग में जी ह्योक अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान प्रेजेंट करता है। उसके डैड को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन जी ही फिर भी उसे नीचा दिखाते हुए कहती है और चैलेंज करती है कि ये प्लान पक्का फेल होगा। इसीलिए जी ह्योक अपनी टीम को गैदर करता है और बोलता है, हम डायरेक्ट मैनेजमेंट टीम के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे, हमें स्मार्टली काम करना होगा। प्लान एक्सप्लेन करते हुए वो डारिम की तारीफ करता है, क्योंकि आइडिया असल में उसी का था। बाद में डारिम उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जी ह्योक कहता है, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था, सिर्फ तुम्हारे दिमाग की तारीफ कर रहा था, और वैसे भी तुम इतनी स्मार्ट भी नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और डारिम वहीं खड़ी रह जाती है। इसके बाद जी ह्योक हयांग से मिलने जाता है, क्योंकि वो एक एग्जीबिशन पर काम कर रही होती है। उसे लगता है कि हयांग किसी अच्छे फोटोग्राफर को जानती होगी। हयांग किमायन का नाम सजेस्ट करती है। जी ह्योक को अभी तक ये नहीं पता था कि किमायन डारिम का हस्बैंड है, इसीलिए वो तुरंत हाँ बोल देता है। लंच के टाइम मैनेजमेंट टीम जी ह्योक की टीम का मजाक उड़ाती है। उनका मैनेजर बोलता है कि ये सारी मॉम्स क्या हमसे कम्पीट कर पाएंगी? मॉम्स का काम तो सिर्फ घर संभालना होता है, ऑफिस का नहीं। ये बात टीम की सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है। तब डारिम आगे बढ़कर बोलती है, हमें फेयर कंपटीशन चाहिए और मैं आपको अपनी स्किल से हराऊंगी। उसकी कॉन्फिडेंस से बाकी मॉम्स भी मोटिवेट हो जाती है और सब मेहनत में लग जाती हैं। उन्हें इतना डिटरमाइंड देखकर जी ह्योक भी इम्प्रेस होता है और शाम को उनके लिए डिनर भी रखता है। बाद में जी ह्योक मिन से फोटोग्राफर के बारे में पूछता है और मिन कंफर्म करता है कि किमायन प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो गया है। उधर किमायन डारिम को भी बता देता है कि कल से वो ऑफिस आएगा। ये सुन डारिम नर्वस हो जाती है। उसे डर लग रहा होता है कि अगर किमायन से छोटी सी भी गलती हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि वो दोनों रियल हस्बैंड वाइफ नहीं है। लेकिन किमायन उसे रीएश्योर करता है कि मैं हाई स्कूल में रोमियो का रोल प्ले कर चुका हूँ, एक्टिंग मुझे आती है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन दोनों कंपनी पहुंचते हैं और डारिम देखती है कि जी ह्योक लिफ्ट में जा रहा है और तुरंत छुप जाती है। वो किमायन को भी छुपने को कहती है, लेकिन जैसे ही जी ह्योक उन्हें नोटिस करता है तो किमायन डारिम का हाथ पकड़ लेता है और सीधा लिफ्ट में घुस जाता है। जब जी ह्योक पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो, और किमायन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, मैं कैंपेन के लिए हायर किया गया फोटोग्राफर हूँ। वहीं थोड़ी देर बाद मीटिंग के दौरान किमायन बोलता है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए इसीलिए आया है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उन दोनों के बीच कभी फाइट नहीं हुई। ये सुन जी ह्योक को शक हो जाता है, क्योंकि डारिम तो जेजू आइलैंड अपने हस्बैंड से लड़कर आई थी। तभी हयांग मीटिंग में आ जाती है और उसी मोमेंट किमायन डारिम को हनी बोल देता है। हयांग सब कुछ सुन लेती है और फिर जी ह्योक ऐड करता है कि किमायन डारिम का हस्बैंड है। हयांग कंफ्यूज हो जाती है तो किमायन उसे साइड में ले जाकर फिर से झूठ बोलता है और कहती उसकी मॉम का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। हयांग फिर से उसकी बात मान लेती है। बाद में जी ह्योक किमायन को टीम से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि हयांग कैंपेन स्पॉन्सर करेगी। सब लोग किमायन और डारिम को देखकर तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, तुम दोनों कितने क्यूट लगते हो साथ में। ये सब सुनकर हयांग और जे ह्योक दोनों जेलस फील करते हैं, इसीलिए दोनों इंटरप्ट करते हैं और अनाउंस करते हैं कि टीम ओवरनाइट ट्रिप पर जाएगी कैंपेन के फोटो शूट के लिए। पूरा ग्रुप एक्साइटेड हो जाता है और बाद में जब किमायन और डारिम घर जाने वाले होते हैं तो लिफ्ट के पास हयांग से टकरा जाते हैं। हयांग ऑलमोस्ट डारिम को सच बताने ही वाली होती है कि किम ने उसे एक्स वाइफ कहा था, लेकिन किमायन उसे तुरंत रोक लेता है और फिर उसे साइड में ले जाकर कहता है, डारिम बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, अगर उसे थोड़ा सा भी डाउट हो गया कि किसी और को भी सच का पता है तो वो पैनिक कर जाएगी। हयांग एक बार फिर से मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन पर। उसी कंडीशन होती है कि किम उसकी फर्स्ट बर्थडे की फोटोज क्लिक करेगा। दोनों स्टूडियो में मिलते हैं और हयांग बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा इतना बिजी रहे हैं कि उसकी फर्स्ट बर्थडे पर भी उन लोगों ने कभी फोटो नहीं ली, इसीलिए अब वो अपने लिए खुद मोमेंट क्रिएट करना चाहती है। किम बहुत ही खूबसूरत फोटोज लेता है और हयांग को उसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेशन जल्दी खत्म हो जाता है तो हयांग कहती है कि वो 22 फोटोज का पूरा एल्बम बनवाना चाहती है। वो ये भी बोलती है कि जब भी वो टाइम और लोकेशन भेजे, किमायन को वहाँ आकर उसकी फोटो लेनी होगी। थोड़ी देर बाद टीम कैंपेन
के फोटोशूट के लिए निकल जाती है। किमायन डारिम की भी फोटोज लेता है और दोनों नॉर्मली दोस्त जैसे हंसते बात करते हैं। लेकिन जी ह्यूक और हयोंग दोनों को ये क्लोजनेस अच्छी नहीं लगती। शाम को सब डिनर करते हैं। किमायन बार बार डारिम की प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। ये देख सब लोग उन दोनों को टीज करने लगते हैं और कहते हैं इस तरह केयर करने के सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं, या तो तुम एक एंजल हो जो सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, या फिर तुम कुछ छुपा रहे हो। ये सुनकर डारिम और किमायन थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। सिचुएशन हैंडल करने के लिए किमायन डारिम का गाल खींच लेता है और कहता है एंजल तो ये है जिसने मेरी जिंदगी में आकर मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। अब थोड़ी देर बाद किमायन चेरी ब्लॉसम्स की फोटो लेने के लिए बाहर जाता है। तभी हयोंग वहाँ आ जाती है और कहती है कि मेरी भी एक फोटो ले लो। फिर वो इनडायरेक्टली बोलती है कि मुझे डारिम को तुम्हारे साथ देखना बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है, लेकिन किमायन कुछ नहीं समझता। आखिरकार हयोंग सीधा कह देती है कि वो डारिम के साथ उसे देखकर टॉलरेट नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी है। इतना बोलकर वो किमायन को किस कर देती है। उसी वक्त डारिम भी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आई थी और जी ह्यूक भी चुपके से उसके पीछे आ जाता है, लेकिन डारिम को देखने के बजाय किमायन और हयांग को किस करते हुए देख लेता है। जी ह्यूक शॉक हो जाता है और उसके दिमाग में आता है कि किमायन डारिम को चीट कर रहा है। उसी मोमेंट डारिम भी उधर आने ही वाली थी, लेकिन जी ह्यूक तुरंत उसे हक कर लेता है ताकि वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ किस करता हुआ ना देख सके। इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करे और शेयर करना ना भूले। साथ ही मुझे कॉमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।